नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, न बेवजह ड्रामा, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल। और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। जी हां, खबरों की भीड़ में आपके मतलब और सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है विश्लेषण। विश्लेषण हर जरूरी खबर का, विश्लेषण खबर के हर पहलू का, विश्लेषण खबर से जुड़े हर पक्ष का। सियासत की हर वो खबर जो समाज तक पहुंचनी चाहिए, हम करेंगे उसका विश्लेषण। और समाज की हर वो खबर जो सियासी गलियारों में गूंजनी चाहिए, हम करेंगे उसका विश्लेषण। क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ खबरों को दोहराते रहना भी हमारा काम नहीं। हमारा लक्ष्य है आपके हित अहित से जुड़ी हर खबर का असर हो। हमारा संकल्प है आपको प्रभावित करने वाली हर खबर को सही मकाम तक पहुंचाना। इसीलिए एबीपी गंगा अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है प्राइम टाइम का सबसे खास शो विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश की चौधरी चाल की, क्योंकि जो सस्पेंस राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार पर था वो खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। मतलब कपिल सिब्बल, जावेद अली के बाद अब जयंत चौधरी अखिलेश के तीसरे खिलाड़ी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश ने आखिरी वक्त पर ही जयंत को क्यों चुना। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि राज्यसभा की लड़ाई में यह विश्लेषण बहुत जरूरी है। यूपी की 11 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना तीसरा और आखिरी पत्ता भी खोल दिया, क्योंकि कपिल सिब्बल और जावेद अली के नॉमिनेशन के बाद सबकी नजर इस बात पर थी कि तीसरा नाम किसका होगा। क्योंकि सियासी गलियारों में पहले डिंपल यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा थी, लेकिन आखिरी वक्त में अखिलेश ने जयंत चौधरी के नाम पर मुहर लगाकर सबको चौंका दिया। जयंत को राज्यसभा भेजने की जानकारी खुद अखिलेश यादव ने उन्हें फोन करके दी। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। हालांकि पहले डिंपल यादव के नाम की चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी तीसरे उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव को राज्यसभा भेजेगी, लेकिन जयंत चौधरी के नाम की घोषणा कर अखिलेश यादव ने ऐसी गुगली फेंकी है जिससे गठबंधन भी मजबूत रहे और गठबंधन पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताले भी पड़ जाएं। मतलब अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी तीसरे खिलाड़ी होंगे जो राज्यसभा में सपा और रालोद का झंडा बुलंद करेंगे, जिसकी तस्दीक जयंत ने समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर रिट्वीट करके भी कर दी। लेकिन अपने नाम की घोषणा नहीं होने से पहले जयंत नाराज चल रहे थे, लेकिन उनकी ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ती उससे पहले ही अखिलेश ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। दरअसल जब यूपी चुनाव के वक्त सपा और रालोद का गठबंधन हुआ था, तब जयंत को राज्यसभा भेजने पर डील हुई थी और अब अखिलेश ने जयंत को राज्यसभा भेजकर साफ कर दिया कि वो अपना वादा नहीं भूले हैं। वैसे जयंत को राज्यसभा भेजने की सबसे अहम वजह यह भी है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश भीतरघात के रिस्क से बचना चाहते हैं। दरअसल राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में अखिलेश अपने 111 विधायकों के बलबूते 3 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर अखिलेश के सामने आरएलडी के 8 और सुभाषपा के 6 विधायकों को एकजुट रख पाने की चुनौती होगी। वहीं सवाल शिवपाल यादव का भी है, जो सपा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग अगर करते हैं तो अखिलेश की तीसरी सीट फंस जाती। इसीलिए जयंत को उतारकर तीसरी सीट का सारा रिस्क खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि यूपी में 10 जून को 11 सीट पर चुनाव होने हैं, जिनमें 7 सीट पर भाजपा और 3 सीट पर सपा की जीत तय मानी जा रही। लेकिन सवाल उसी 11वीं सीट का है, जिसके लिए ना तो भाजपा के पास नंबर है और ना ही सपा के पास, क्योंकि 3 सीट जीतने के बाद जहां सपा गठबंधन के पास सिर्फ 14 विधायक बचेंगे, वहीं भाजपा के पास 7 सीट जीतने के बाद 14 विधायक ही बचेंगे। ऐसे में 11वीं सीट कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण होगा उपचुनाव की उस जंग का जिसका शंखनाद हो गया है।
क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर में 23 जून को चुनाव होना है। ये दोनों सीटें अखिलेश यादव और आजम खान के छोड़ने के बाद खाली हुई और अब आजमगढ़ से डिंपल को चुनाव लड़ाने की चर्चा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव की अग्नि परीक्षा डिंपल यादव पास कर पाएंगी। वहीं सवाल रामपुर का भी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या कहता है जातीय समीकरण। यूपी चले है डिंपल भाभी, अखिलेश जी के दिल्ली बैठा दी। हम आजमगढ़ में पहली बेर आयल हैं, हम यहाँ की पतोई हैं, है कि नहीं? उपचुनाव की अग्नि परीक्षा, डिंपल पार करेंगी आजमगढ़ का घेरा। रामपुर में जीत पाएगी सपा या बदल जाएगी हवा? कहने को रामपुर और आजमगढ़ 2 लोकसभा सीट हैं, लेकिन असल में ये समाजवादी पार्टी के वो किले हैं जो 2019 में भी नहीं हिले थे। लेकिन अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद, आजमगढ़ और आजम खान के इस्तीफा देने के बाद रामपुर की सीट खाली है और अब 23 जून को इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें आजमगढ़ सीट से डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने की चर्चा जोरों पर है। क्योंकि पहले डिंपल के राज्यसभा जाने की चर्चा थी, लेकिन जयंत चौधरी का नाम फाइनल होने के बाद अब डिंपल के उपचुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। अब ये चर्चा है कि डिंपल यादव आजमगढ़ में जब लोकसभा के उपचुनाव होंगे तब समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। चुनाव आयोग ने आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23 जून को आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसकी नामांकन की प्रक्रिया 30 मई से ही शुरू हो जाएगी। दरअसल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिसे राजनीति के जानकार मिनी यादव लैंड भी कहते हैं। क्योंकि 2022 के चुनाव में भले ही सपा की सरकार ना बनी हो, लेकिन आजमगढ़ की सभी 10 सीटें सपा के खाते में चली गई। वहीं 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव चुनाव जीते। ऐसे में अखिलेश किसी भी कीमत पर ये सीट खोना नहीं चाहते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आजमगढ़ सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यादव कई बार आजमगढ़ का दौरा भी कर चुके हैं। इस दौरान वो स्थानीय कार्यकर्ताओं का मन भी टटोलते हैं। ऐसे में यादव परिवार से बाहर किसी दूसरे नेता को टिकट देकर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हालांकि आजमगढ़ का जातीय समीकरण भी सपा के पक्ष में है। यहाँ करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख यादव वोट। वहीं मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं, जबकि बाकी दूसरी जाति की। ऐसे में डिंपल के लिए आजमगढ़ की परीक्षा ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन सवाल रामपुर का है, क्योंकि इन दोनों आजम खान और अखिलेश के बीच ठीक से नहीं बन रही। जेल से रिहा हुए आजम खान को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात तक नहीं हो पाई। बड़ी बात यह भी है कि 2014 में भाजपा ये सीट जीत चुकी है। यहाँ भाजपा के नेपाल सिंह ने सपा के नसीर अहमद को हरा दिया था, लेकिन 2019 में इसे फिर से आजम खान ने जीत ली। वहीं रामपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 50% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या बिना आजम खान के सपा ये सीट जीत पाएगी, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर को जीतने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं जानकार इस रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव को 2018 के उपचुनाव के बदले के रूप में भी देख रहे हैं, जब सपा ने गठबंधन के जरिए गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव जीत लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण में बात करेंगे सियासत के उस लाल रंग की जो पहले भाजपा को चुभता था और अब ये शिवपाल को चुभने लगा है, क्योंकि शिवपाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए तंज कस दिया कि समाजवादी टोपी लगाने से नहीं आती या समाजवाद टोपी लगाने से नहीं आता। रिपोर्ट। सियासत का लाल रंग, चाचा का भतीजे पर तंज, कभी नरम कभी गरम। शिवपाल ने याद दिलाया समाजवाद का धर्म। ये समाजवाद विचारों से आता है, विचारों से आता है, लाल टोपी लगाने से नहीं आया। जितने तीर भाजपा सपा पर और सपा भाजपा पर नहीं चला रही,
उससे ज्यादा हमले शिवपाल यादव अखिलेश पर कर रहे हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ भाजपा ही समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर हमला करती थी, लेकिन अब चाचा शिवपाल को भी ये लाल रंग चुभने लगा है। वेशभूषा है, कोई किसी को पसंद है, कोई किसी को पसंद है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि देखिए समाजवाद विचारों से आता है, विचारों से आता है, लाल टोपी लगाने से नहीं आएगा। लाल टोपी लगाने से समाजवाद नहीं आता। दरअसल शिवपाल यादव जब से बागी हुए हैं तब से ही सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और बात यहां तक आ गई कि शिवपाल को सपा के विधायकों के पास बैठना तक पसंद नहीं। लेकिन जहां शिवपाल अक्सर गर्म नजर आते हैं, वहीं कुछ मुद्दों पर नरम भी दिख रहे हैं, क्योंकि जब उनसे अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई हॉट टॉक के बारे में पूछा गया तो वो सत्ता पक्ष पर ही सवाल उठाने लगे। जब दोनों पक्षों से शुरुआत हो जाती है तो कोई ज़्यादा बोल जाता है, कोई कम बोलता है, लेकिन जितने बड़े पद पे होता है ना, तो उसको तो हमेशा गर्मा का ध्यान रखना चाहिए। आपको लगता है? शुरुआत तो सत्ता पक्ष की तरफ से हुई थी, फिर इस पर विपक्ष उत्तेजित हो गया। शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से हुई। हालांकि आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान शिवपाल यादव ने कहीं न कहीं बिना अखिलेश यादव का नाम लिए उन पर तंज कसा और साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो 100 उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई थी, अगर उन्हें चुनाव लड़ाया होता तो अखिलेश यादव आज सत्ता में होते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सैफई पर तो शिवपाल भतीजे के साथ दिखे, लेकिन क्या राज्यसभा की कसौटी पर भी उनके साथ खड़े होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात यूपी के बजट की, जिसे यूपी की योगी सरकार का अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने 6,15,558 करोड़ का बजट पेश किया। लेकिन जहां सरकार इसे अगले 5 साल का विजन बता रही है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि सवाल ये भी है कि इस बजट में आपको मिला क्या? प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए। योगी 2.0 का पहला बजट पेश, विकास की रफ्तार होगी तेज। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, एटीएस सेंटर से होगी प्रदेश की सुरक्षा। 6,15,558 करोड़ का बजट पेश कर सूबे की योगी सरकार ने यूपी के नए भविष्य की नई लकीर खींच दी, क्योंकि जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश कर दिया। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2022-2023। माननीय प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियों में 5,90,951 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित हैं। सरकार की माने तो ये सिर्फ बजट नहीं है, ये 5 साल का विजन है। ये यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। सरकार का दावा है कि उसने 2022 के चुनाव के दौरान जो भी वादे किए थे, उसमें से 97 संकल्पों को पहले ही बजट में पूरा कर दिया। जैसे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर, वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया। अगले 5 साल में बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है। मुफ्त सिंचाई के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत निःशुल्क सोलर पैनल, 1,000 करोड़ की लघु सिंचाई योजना का प्रावधान, गरीबों के लिए कल्याण कार्ड, आलू, टमाटर, प्याज के लिए
कोष की स्थापना, गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपए, चीनी मिलों के लिए 180 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। सरकार का दावा है कि ये बजट 5 साल का विजन है। 6,15,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार भी देगा। लेकिन जिस बजट को सरकार अगले 5 साल का विजन बता रही, विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। बहुत सारे विभागों का जब आप देखेंगे तो बजट बढ़ा नहीं, जिस अनुपात में उन विभागों को बजट मिलना चाहिए था, मांग की थी विभागों ने, उस बजट को घटाया गया है। तो ये जादूगरी है क्या पूरी तरीके से? ये हमेशा जो वित्त मंत्री वो तो यही कहेंगे, सरकार तो यही कहेगी कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इतने आंकड़ों में देखेंगे ये आंकड़ों का मकड़जाल आपको दिखाई देगा। वहीं बजट में सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी, युवाओं और रोजगार का भी है, क्योंकि योगी सरकार ने अगले 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन पिछले 5 साल में कितने लोगों को नौकरी दी गई, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। और फिर नौकरी रोजगार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला है? कि महंगाई को कम करने के लिए, नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के लिए आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताते हैं? आप किसानों का भुगतान हुआ बताते हैं, आप किसान का बकाया क्यों नहीं बताते हैं? अब सबको इंतजार है कि बजट पर चर्चा में क्या होगा, क्योंकि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहा और अब बजट के बाद ये हंगामा और ज्यादा तेज हो सकता है। विपक्ष ने इस बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही ये सवाल किया है कि जो सपना इस बजट के माध्यम से दिखाया गया, क्या वो पूरा होगा? सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को आंकड़ों का मकड़जाल बताया, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बजट को घिसा पिटा और अंधे कुएं जैसा बताया है। तो चलिए अब विश्लेषण करते हैं कि बजट में आपको क्या मिला, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कानून व्यवस्था, 5 जिलों में एटीएस सेंटर बनाए जाएंगे। पहला है मेरठ, दूसरा रामपुर, आजमगढ़, बहराइच और कानपुर। देवबंद में पहले से ही एटीएस सेंटर बन रहा है। तो ये रही कानून व्यवस्था की बात। अब बात कर लेते हैं धर्म संस्कृति, क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफी राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है। देखिए, धर्म संस्कृति की बात करें तो महाकुंभ 2025 के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चित्रकूट धाम के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। विंध्य में भी कॉरिडोर बन रहा है, 3 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अयोध्या की। राम मंदिर तक पैदल मार्ग के लिए 300 करोड़ रुपए, सूर्य कुंड समेत अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़, जन सुविधा और पार्किंग भी है, 209 करोड़ का प्रोजेक्ट आएगा। इसके साथ ही साथ पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अयोध्या के बाद अब बात कर लेते हैं काशी की भी बात करेंगे, लेकिन चलिए खेल की बात कर लेते हैं कि खेल और खिलाड़ियों को आखिर क्या दिया गया है। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, 95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ मेरठ को तोहफा मिला है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल पदक जीतने पर खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी और यूपी के सभी 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही साथ युवाओं की फिटनेस पर ध्यान है और 6 अत्याधुनिक जिम का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। और अब चलिए बताते हैं आपको कि बजट के जरिए बताया गया है कि नंबर 1 क्या क्या हो गया यूपी में। गन्ना भुगतान में पहला नंबर यूपी का, गन्ना भुगतान के बाद पीएम किसान सम्मान निधि पहला नंबर यूपी का। यूपी 5 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य, यानी कि यहाँ भी नंबर 1, और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भी पहला राज्य, यानी कि यहाँ भी नंबर 1। यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, यहाँ भी नंबर 1। 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने वाला पहला राज्य और 2.6 करोड़ शौचालय बनाने वाला भी पहला राज्य है यूपी। बीमारू राज्य से निकलकर अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ और 5 साल में 1,72,745 करोड़ गन्ना भुगतान हुआ है। अब बजट की बड़ी बातें आपको हम बता देते हैं, इतिहास भी बता देते हैं आपको। इतिहास जानना जरूरी। यूपी का पहला बजट 149 करोड़ रुपए का था, 4000 गुना बढ़ गया है। पहला बजट पूर्व सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। पहले चमड़े के बैग में बजट होता था, लेकिन 1970 में चमड़े की जगह सूटकेस आया और अब सूटकेस की जगह टैबलेट ने ले ली है। और सबसे ज्यादा 11 बार बजट पेश किया एनडी तिवारी ने, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, और पहले बजट से 4000 गुना बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का
हो चुका है तो ये बजट का इतिहास है जो गौरवशाली है। और अब बात ज्ञानवापी की अनसुलझी पहेली की, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, ये सवाल बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि अदालत में सुनवाई तो हो रही है लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। अब 30 मई को सुनवाई होगी जब दोनों पक्ष फिर से आमने सामने होंगे। ज्ञानवापी पर एक और तारीख 7/11 की दलील। मंदिर या मस्जिद, ज्ञानवापी की अनसुलझी पहेली। ज्ञानवापी का केस फिर एक बार नई तारीख के साथ आगे बढ़ा है। अब 30 मई को दोनों पक्ष इस पर अपनी अपनी दलील रखेंगे, लेकिन गुरुवार को 7/11 पर 2 घंटे तक सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच खूब जीरा हुई। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, उसके बाद हिंदू पक्ष को मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विधि व्यवस्थाओं पर बहस हुई है और जिस आधार पर मैंने इस मुकदमे को इसी स्तर पर रद्द करने की प्रार्थना किया है, वह सब मेरे विधिक आधार हैं। कानून के कई कानून इस पे लागू होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आज कोर्ट के सामने रखा गया। उनके दावे को बताया गया कि ये राखी सिंह वगैरह ने जो मुकदमा जिस रूप में दाखिल किया है, इस तारीख को 2 बजे हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है और वो आर्गुमेंट मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा।